नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार के दौरे पर सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उन्होंने लोकार्पण किया। उन्होंने करीब 199 विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। वहीं मदरसों की जांच को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं और जिन मदरसों में गलत तरीके से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने संसद में धक्का मुक्की की घटना पर बोलते हुए कहा कि ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये इस तरह की हाथापाई पर उतारू हैं। चाहे हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, जनता उन्हें सबक सिखाने का काम कर रही है। तो सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण के दौरान हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये सभी बातें कही। वे सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने करीब 199 विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही मदरसों की जांच को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं और जिन मदरसों में गलत तरीके से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने संसद में धक्का मुक्की की घटना पर बोलते हुए कहा कि ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये इस तरह की हाथापाई पर उतारू हैं। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, जनता उन्हें सबक सिखाने का काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में सभी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी दी गई, बल्कि लाभार्थी कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके इसके बारे में भी बताया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड हमारा लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उनका लोकार्पण करने का भी हमारा प्रयास रहता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक को तैयार किया गया है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, तो सीएम धामी ने एक पुस्तक का विमोचन किया, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही है और क्यों उन्हें आखिरकार इस पुस्तक को लॉन्च करना पड़ा? सतीश, देखिए, प्रदेश में जो विकास हो रहा है और जिन विकासों पे जनता फोकस कर रही है और जिन विकासों के दम पे आज भाजपा की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, और जिसके लिए जो है धामी सरकार प्रतिबद्ध है कि किस तरीके से प्रदेश में विकास हो और किन लोगों तक पहुंचे, मतलब एक गांव देहात तक लोगों तक पहुंचे सरकार की योजना, तो उसको लेकर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। मेरी योजना नाम से वो पुस्तक है और उसको लेकर जो जो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, जो जो योजनाएं आज प्रदेश में हैं, तो और किन किन लोगों को लाभ मिला और किन को लाभ मिलने जा रहा है, उसको लेकर लोगों को अवेयरनेस करने के लेकर ये पुस्तक का विमोचन किया गया और लोगों को किस तरीके से लाभ मिले उसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है सतीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील की समस्त सुविधाएं
ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, तो आखिरकार उत्तराखंड के लिए वह घड़ी अब बहुत जल्द आने वाली है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर लागू हो जाएगा। ऐसे में जो कल्पना केंद्र की सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने की थी वह अब चरितार्थ होने वाला है। क्या कुछ और विशेष रहने वाला है और मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में इसके बारे में और क्या कुछ अपडेट दिया है? देखिए, मैं बात करूं यूसीसी की, तो यूसीसी जो है उत्तराखंड 2022 जब चुनाव हुआ था तो उसमें मुख्य बिंदु था भाजपा सरकार का कि प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार होती है तो प्रदेश में सबसे पहले यूसीसी लागू किया जाएगा। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी ये कहा था कि जिस तरीके से अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है और राज्य में भी बनती है तो उसको लेकर जो है यूसीसी को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी और यूसीसी जो है लागू किया जाएगा। उसको लेकर लगातार बैठकें हुई, कई बैठकें की गई, कई बार संशोधन किया गया। अब जो है मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, समान नागरिकता कानून लागू होगा और जो है जो सभी वर्ग के लोग हैं वो इस कानून का पालन करेंगे और यूसीसी को लेकर क्या फायदे होने वाले हैं वो जनता को पता लग जाएगा, क्योंकि जनता लगातार ये कह रही थी कि क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, तो काफी लोग विरोध भी कर रहे थे। लेकिन अब विरोध नहीं देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब जनता की समझ में आ गया है कि यूसीसी क्या चीज है। और लगातार भले विपक्ष कह रहा है कि यूसीसी में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी, कुछ लोग पे किस तरीके से समान नागरिकता कानून लागू किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार यूसीसी पे फोकस कर रही है। और 2025 की बात करूं मैं तो 2025 जनवरी तक जो है जनवरी माह तक ये जो है लागू किया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगले खबर में हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। वहीं उत्तराखंड पुलिस राज्य में संचालित अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी जिलों में मदरसों की अब गहनता से जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। यह जांच प्रक्रिया बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करें। वहीं उन्होंने बताया कि सभी जनपदों को 1 माह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। सतीश, तो अब चूंकि सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का यह अभियान चला है, एक तरह से चेकिंग भी की जाएगी, ऐसे में इसके क्या क्या हाइलाइट्स होने वाले हैं? क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस की टीम को दिए गए हैं और यह क्रम कब तक और कहां तक चलेगा? देखिए, प्रदेश में मदरसे बहुत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध मदरसों का जो है बोलबाला बहुत ज्यादा है प्रदेश में। और उसमें कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या तालीम दी जा रही है। और मदरसों को लेकर जो है आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन 2-3 महीने पहले भी चर्चा चली थी कि मदरसे अवैध बहुत ज्यादा हैं और उन मदरसों में कई भारी बच्चे भी है और कुछ मदरसों में जो है कुछ अलग ही गतिविधियां होती हैं और कौन सी तालीम दी जाती है। तो
सरकार ने ये भी कहा था कि जो है मदरसों में जो है, और खुद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा था कि संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और जो है मदरसों में रामायण भी पढ़ानी चाहिए। तो उसको लेकर लगातार मदरसों को जो स्थिति थी उसमें संज्ञान लेते हुए फिर मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा कि प्रत्येक मदरसे की जांच की जाए और कौन मदरसा किस लायक है। कोई मदरसे जिस तरीके से मदरसों में वो गड़बड़ियां होती थी, कहीं वो गड़बड़ियां तो नहीं, और मदरसों की एक एक करके जांच की जाए। सतीश, बाहर से आए बच्चों को लेकर के भी आदेश दिए गए कि ऐसी भी स्थिति है कि बाहर से आकर के दूसरे राज्य से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आदेश दिए गए हैं, सख्त आदेश हैं कि कहाँ से आए हैं और कौन कौन जिलों से आए हैं इसकी पुष्टि हो। और कुछ ऐसे गतिविधियां तो नहीं, कुछ इस तरीके की वो तालीम तो नहीं दी जा रही है। और कहाँ से किस राज्य से बच्चे आए हैं ये जो है पूरा डाटा निकाला जाए और किस राज्य से कितने बच्चे हैं और ये जो है सारी जानकारी दी जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही पौड़ी नगर पालिका सीट में लंबे समय से अपनी तैयारी में जुटी महिलाओं का हौसला अपनी दावेदारी को लेकर बुलंद दिखाई दे रहा है। बीजेपी द्वारा पौड़ी नगर पालिका में पैराशूट कैंडिडेट को उतारने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी 8 प्रत्याशियों ने मिलकर निर्णय लिया है कि पार्टी जिस भी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देगी, सभी अन्य प्रत्याशी द्वेष की भावना छोड़कर उस प्रत्याशी के साथ प्रचार प्रसार में लग जाएंगे और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी द्वारा पैराशूट प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है तो सभी प्रत्याशियों ने साफ किया है कि वे सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। इस पूरे मामले में पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे कीर्तिनगर विधायक और जनपद पौड़ी के पर्यवेक्षक विनोद कंडारी ने कहा कि ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 8 संभावित दावेदारों की सूची उनके समक्ष पहुंची है और पार्टी सुनिश्चित करेगी कि इन्हीं प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को अध्यक्ष पद के लिए पौड़ी में उतारा जाए। यह देखना होगा कि चर्चा में चल रहे पैराशूट प्रत्याशी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो इन दावेदारों की आने वाली और आगे की भूमिका क्या होने जा रही है, जो चुनाव के सभी समीकरणों को बदल कर रख देगी। गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब आम्बेडकर पर संसद में की गई टिप्पणी को बाबा साहेब और संविधान का अपमान बताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आज सत्ता के नशे में इस तरह की टिप्पणी करना एक शर्म की बात है। जिस तरह बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है उसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। समाज को एकजुट करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर आज बीजेपी के लिए एक मजाक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के बयान से साबित हो गया है कि बीजेपी नेताओं में बाबा साहेब के लिए कोई सम्मान नहीं है। वे केवल चुनावी लाभ के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। मन से बीजेपी नेताओं को बाबा साहेब के नाम और विचारों से तकलीफ होती है और यही उनके मन की बात बोलते बोलते प्रवाह में जुबान से निकल भी गई। संविधान और बाबा साहेब के विचारों को खोखला करना बीजेपी का ध्येय है और वो जब से सत्ता में आई है इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए विवादित बयान पर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में सियासत गर्मा गई है। सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसले हॉल चौक देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में अमित शाह का पुतला दहन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही ऐसा न करने पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन जो हुआ वह संपन्न हो गया। इस आयोजन में 54 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अपर सचिव आयुष विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि इस आयोजन से करीब 1,500 करोड़ के निवेश के आने की संभावना है। विदेश से आए प्रतिनिधियों ने यहां पर निवेश के लिए MOU साइन किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आयुर्वेद और उत्पादन से जुड़े जो बड़े ब्रांड हैं उन्होंने उत्तराखंड में निवेश की अपनी इच्छा जाहिर की है। साथ ही यहां की आयुष नीति की भी सराहना की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने पंचायतों के सशक्तिकरण की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि संविधान का 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। 73वां संशोधन ग्रामीण स्वायत्तता से संबंधित है, जबकि 74वां संशोधन शहरी प्रशासन से है। सरकार को चाहिए कि वे संविधान में संशोधन कर पंचायतों को सशक्त करें, उनके अधिकार बढ़ाए। साथ ही पंचायतों को सीधा बजट आवंटित किया जाए ताकि पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सके। विकासनगर के चिरंजीवपुर स्थित नगर पालिका के रिसाइकलिंग RR सेंटर में विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे। वहीं उनके द्वारा जरूरतमंद लोगों को कंबल और अन्य सामान वितरित किए गए। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि अपने घरों में जो सामान उनकी जरूरत के ना हो वो RR सेंटर में जमा कराए ताकि जरूरतमंद लोगों को यह सामान मिल सके और वो इसे उपयोग कर सके। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट और नगर पालिका के अन्य कर्मचारी भी RR सेंटर में मौजूद रहे। पर्वतीय गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी चौक पर स्थित उनकी मूर्ति की उपेक्षा को लेकर इंद्रमणि बडोनी विचार स्मृति मंच द्वारा प्रदर्शन कर 24 दिसंबर से पहले उसे ठीक करने को लेकर चेतावनी दी गई है। इस दौरान मंच के लोगों द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया, जिसमें मांग की गई कि 25 दिसंबर को स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 100वीं वर्षगांठ है, जिसको लेकर मंच द्वारा इंद्रमणि बडोनी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, लेकिन उनकी मूर्ति और चौक की दुर्दशा हो रखी है। इसको लेकर कई बार प्रशासन को लिखित रूप में भी इसे अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कार्य नहीं हुआ है। यदि उनकी वर्षगांठ से पूर्व इसका रखरखाव नहीं किया गया तो मंच द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद को प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद यति ने अब बगलामुखी यज्ञ के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए कहा कि वह सत्य कह रहे हैं और प्रशासन इसे हेट स्पीच मान रहा है। इसलिए जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला प्रशासन दे रहा है उसको लेकर वह हरिद्वार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पदयात्रा करेंगे। प्रयास नहीं किया जा रहा, रोक दी गई है। हमारे जो यहाँ खाना बनाने वाले हलवाई थे वो भगा दिए गए हैं। टेंट वाले को धमका के सारा टेंट उखड़वा दिया गया है। पुलिस ने नोटिस चिपका दिया गया। यहाँ पे जूना अखाड़े में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के मुख्यालय में नोटिस चिपका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके जो ये गुंडागर्दी हम पे की जा रही है, अब मैं परसों अपनी माँ का यज्ञ करके यहाँ से पदयात्रा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि अगर एक बात मेरी, जो मैंने आज तक मोहम्मद के बारे में बोला, जो मैंने कुरान के बारे में बोला, जो मैंने राजनीति के बारे में बोला, अगर एक बात मेरी गलत साबित हो गई तो सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दे। लेकिन सत्य बोलने के लिए जितना मुझे दबाया जा रहा है, मैं दबूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सारी जीवन मुझे जेल में सड़ा सकता है, मैं जेल में सड़ूंगा। और ये पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? मरवा सकते हैं जिहादियों के साथ मिलकर, या जिहादी क्या कर सकते हैं, मेरी हत्या कर सकते हैं, वो देखूंगा। लेकिन मैं परसों अपने यज्ञ की आहुति करके यहां से सीधा चलूंगा सुप्रीम कोर्ट पदयात्रा करता हुआ, अपने लोगों को बताता हुआ कि क्या हुआ मेरे साथ। हरिद्वार में युवती की गोली मारकर जो हत्या की गई उसके आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। मंगलवार को आरोपी अतुल ने रोशनाबाद स्थित मीनाक्षी के किराए के घर में पहुंचकर उसे गोली मार दी थी।
उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। 3 दिनों से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। आज पुलिस ने आरोपी अतुल को अरेस्ट कर लिया है। साथ ही उसके पास से देशी तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से लड़की अतुल से बात नहीं कर रही थी और उसका फोन भी नहीं उठा रही थी। लड़की के बात ना करने से तिलमिलाए युवक ने उस पर फायर कर दिया था। आरोपी युवक और घायल लड़की दोनों बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।